वीडियो की एक क्वालिटी है कि मैं फालतू की चीज़ें नहीं लाता हूँ। मैं वही प्रश्न और वही टॉपिक लेता हूँ जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या ऐसे प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक हो। ऐसे प्रश्नों का सेट बनाकर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सटीक तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और एक और क्वालिटी है इस वीडियो की, सारे वीडियो में यही क्वालिटी है कि मैं उत्तर के साथ व्याख्या भी लाता हूँ। व्याख्या लेने का एक उद्देश्य है मेरा कि अगर आप उत्तर के साथ व्याख्या भी पढ़ेंगे तो आपको अदर प्रश्न जो होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे और नॉलेज बहुत तगड़ी होगी, सॉलिड नॉलेज बनेगी, याद करना भी आसान होगा। तो इसीलिए मैं व्याख्या भी लाता हूँ उत्तर के साथ में, ताकि जो प्रश्न, जैसे कि अगर आप 20 प्रश्न की तैयारी करते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो मान के चलिए अगर आपने व्याख्या भी देख ली सही से और याद कर ली तो आपके 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो 20 प्रश्न यानी कि 20 मिनट का वीडियो में अगर आप 20 प्रश्न देख लेते हैं तो कम से कम 200 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। इससे बेहतर तैयारी और क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आज का टॉपिक है गुप्त वंश। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल में माना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये फर्स्ट हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट इन्हीं को बोला जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि बी। व्याख्या देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखिए ये व्याख्या है, चंद्रगुप्त सेकंड जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से कितनी सटीक जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य बोला जाता है, कहा जाता है, और इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा है। और ये युग स्वर्ण युग माना जाता है, यानी गुप्त वंश का सबसे अच्छा युग यही है। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसीलिए इस युग को, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासन है, इस युग को स्वर्ण युग बोला जाता है, गुप्त काल का। और इनके दरबारी कवि थे कालिदास, और एक गणतज्ञ आर्यभट्ट थे, उनके दरबार में जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया था। तो ये भी जानकारी मिलती है कि शकों को किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी। तो ये भी एक जानकारी मिलती है यहाँ से कि उज्जैन को राजधानी किस गुप्त शासक ने बनाई थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाई थी। और पहली राजधानी गुप्त वंश की कौन सी थी, तो पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। और यह प्रश्न पेट 2022 में पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा याद करने की ट्रिक विधि है चंद्रगुप्त सेकंड, तो इनके सामने है स्वर्ण युग और कालिदास जो इनके दरबारी कवि हैं। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? सारनाथ शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ शिलालेख, ऐहोल शिलालेख। तो इसका सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उनका वर्णन मिलता है। व्याख्या देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त, इनका शासनकाल कब से कब का है, तो 335 से 375 ईस्वी का है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा विजय का वर्णन किया है, और जो शिलालेख में विजय का वर्णन हुआ है वो शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है। और इसको लिखा किसने था, तो इनके एक दरबारी कवि थे हरिशेण ने इसको लिखा था। और शिलालेख में समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से कितने प्रश्न आया है कि कविराज किस शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। इनको एक और नाम कहा जाता है नरेंद्र चंद्र, यानी कि समुद्रगुप्त को दो नाम दिए गए हैं, कविराज और नरेंद्र चंद्र। ये सब किस में लिखा है, तो ये प्रयाग प्रशस्त शिलालेख है, इसमें लिखा गया है। इसको किसने लिखा है, हरिशेण ने लिखा है। और यह प्रश्न जो है 2023 में आया था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, या श्रीगुप्त ने? तो इसका सही आंसर है श्रीगुप्त ने। स्थापना की बात कर रहा है, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। व्याख्या देखते हैं, श्रीगुप्त, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं।
लगभग 2240 से 280 तक इनका शासन रहा है। हालांकि ये इतने फेमस नहीं हुए हैं। इसके बाद जो राजा बने हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है पहले राजा हैं जो शक्तिशाली राजा हैं और बहुत फेमस हैं। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का दूसरा नाम भी है महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो यहाँ से व्याख्या से कई प्रश्न आपके कवर होते हैं कि महाराजाधिराज किस राजा को कहा जाता है और संस्थापक कौन है, दूसरे नंबर के राजा कौन हैं, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस साहित्यकार ने मेघदूत लिखा था? भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट, विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर है कालिदास। इसके दरबारी कवि थे गुप्त वंश के कालिदास। व्याख्या देखते हैं। कालिदास गुप्त काल के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे काव्य और नाटक लिखे। तो ये याद रखिएगा कालिदास ने क्या क्या लिखा है। मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। वे किसके दरबारी थे? कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। तो ये पूछा जाता प्रश्न कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड है, दरबार में थे। गुप्त काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में कालिदास जैसे महान कवि मौजूद थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश में किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। ये क्यों प्राप्त थी? उन्होंने पश्चिमी भारत में शकों को पराजित किया और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि पहली राजधानी गुप्त वंश की पाटलिपुत्र थी और जो दूसरी राजधानी बनी है उज्जैन, ये किसने बनाई है? चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी कि विक्रमादित्य ने। तो व्याख्या से इतनी अच्छी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है का सिद्धांत दिया था? बारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो उसका सही आंसर है आर्यभट्ट। व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी लिखा है। यानी कि आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टी। और ये कौन थे? गुप्त काल के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही बताया पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इन्होंने कुछ आविष्कार किए थे, जैसे कि शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली, गणितीय गणनाओं में भी योगदान दिया। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस धातु के सिक्कों का प्रचलन किया? तांबा, चांदी, सोना और लोहा। तो सबसे ज़्यादा सोने की शुरुआत यहीं से हुई है। सोने के सिक्के यहीं से शुरू हुए हैं। तो ऑप्शन सी सही है, सोना। व्याख्या, सोना। गुप्त वंश के शासकों विशेष रूप से चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के, यानी कि उनको दीनार कहा जाता था, सोने के सिक्कों को, उनका प्रचलन करवाया। तो किसने किसने करवाया? चंद्रगुप्त सेकंड ने और समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के का प्रचलन शुरू करवाया। और ये सिक्के जो थे, सोने के सिक्के कला और समृद्धि का प्रतीक थे, जिन पर शासकों की छवियां और उपलब्धियां अंकित थीं। यानी कि सिक्कों पर क्या था? सिक्कों पर राजाओं की छवियां थी या उनकी उपलब्धियां थी, वो लिखी हुई थी। तो सिक्कों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था, कितना शक्तिशाली था, कितना उन्नतशील था। तो अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धर्म को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैव धर्म। तो गुप्त काल के जो राजा है वो मोस्टली लगभग विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए वैष्णववाद धर्म को अपनाया। तो आंसर सी सही है, वैष्णववाद। हालांकि ये किसी धर्म की बुराई नहीं करते थे और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी का सम्मान करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मानते थे तो वैष्णववाद को मानते थे। तो आंसर सी सही है। व्याख्या देखते हैं। वैष्णववाद। गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म, विशेष रूप से वैष्णववाद को प्रोत्साहन दिया। हालांकि वे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे। यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म का आदर और सम्मान करते थे। गुप्त काल में विष्णु मंदिरों का निर्माण
और वैष्णव भक्त का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न, गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध सांची स्तूप में किस धर्म से संबंधित कला थी? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। तो उसका सही आंसर है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म। सांची स्तूप गुप्त काल में बौद्ध धर्म से संबंधित कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कन्नौज। तो यहाँ पे उज्जैन भी है और पाटलिपुत्र, दोनों आंसर सही हैं, लेकिन पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और उज्जैन जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाई थी शकों को पराजित करने के बाद। तो यहाँ पे आंसर होगा पाटलिपुत्र, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि दूसरी राजधानी। व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की प्राथमिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, ये प्रश्न पेट 2021 में पूछा गया था। हालांकि सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उसी पैटर्न पर नए प्रश्न भी हमने बनाए हैं। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस नाटककार ने मुद्रा राक्षस लिखा था? कालिदास, विशाखदत्त, बाणभट्ट, शूद्रक। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। व्याख्या देखते हैं। विशाखदत्त ने गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। तो देखिए व्याख्या से क्या कहानी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें किसकी कहानी है? तो चाणक्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने शकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। तो शकों को पराजित करने वाला राजा जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसीलिए इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो है उज्जैन बना ली थी। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने पश्चिमी भारत में शकों को पराजित किया और शक विजेता की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस खगोल शास्त्री ने सूर्य सिद्धांत लिखा था? आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर है बारामिहिर। सूर्य सिद्धांत बारामिहिर ने लिखा था। व्याख्या देखते हैं। बारामिहिर ने गुप्त काल में सूर्य सिद्धांत और बृहत संहिता लिखी थी, जो खगोल शास्त्र और ज्योतिषी पर आधारित थी। तो यहाँ से एक बेहतरीन प्रश्न बनता है कि बृहत संहिता किसने लिखी थी? तो बारामिहिर ने लिखी थी। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कौन है? बारामिहिर भी हैं, कालिदास भी हैं। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के सिक्कों पर क्या अंकित होता था? शासकों की छवियाँ, पशुचित्र, युद्ध दृश्य, मंदिर। तो शासकों की छवियाँ या शासकों द्वारा जो उपलब्धियाँ हैं वो अंकित कराते थे शासक सिक्कों पर। और सिक्के सोने के सिक्के थे, तांबे के भी थे, और सोने के सिक्कों का प्रचलन यहीं से शुरू हुआ है। व्याख्या देखते हैं। शासकों की छवियाँ, गुप्त वंश के सोने के सिक्कों, तो सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, पर शासकों की छवियाँ और उनकी उपलब्धियाँ अंकित होती थीं, जैसे समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध था? दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो सबसे ज़्यादा फेमस है दशावतार मंदिर, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश गुप्त काल में बनाया गया था। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ जगह पर, और वैष्णववाद को समर्पित है। ये मंदिर में किस धर्म से संबंधित है ये मंदिर? तो यह मंदिर है वैष्णववाद से संबंधित, यानी विष्णु देवता से संबंधित। यह गुप्त काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अगर पूछा जाए वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ जगह पर है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंत किस शासक के समय हुआ? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त। तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त के समय गुप्त वंश का अंत शुरू हो चुका था, क्योंकि शकों का आक्रमण ज़्यादा होने लगा था। व्याख्या देखते हैं। स्कंदगुप्त का समय जो है
455 से 467 ईस्वी तक है। गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासक थे। उनके बाद हूण आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस यज्ञ का आयोजन समुद्रगुप्त ने किया था? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ। तो उसका सही आंसर है अश्वमेध यज्ञ। व्याख्या देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका वर्णन प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। तो ये प्रयाग प्रशस्त शिलालेख है जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, और इसी में ये जिक्र मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह गुप्त काल की सैन्य और धार्मिक शक्ति का प्रतीक था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी। तो सही आंसर है तक्षशिला, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। अगला व्याख्या देखते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, लेकिन तक्षशिला मौर्य काल से पहले का था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस लिपि का उपयोग किया? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, तमिल। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। व्याख्या देखते हैं। ब्राह्मी, गुप्त वंश के शिलालेख जैसे प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यह प्राचीन भारत की प्रमुख लिपि थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का पतन किसके आक्रमणों के कारण हुआ? हूण आक्रमण, कुषाण आक्रमण, शक आक्रमण, यवन आक्रमण। तो इसका सही आंसर है हूण आक्रमण। जब स्कंदगुप्त राजा बने थे तो हूणों ने आक्रमण शुरू कर दिया था। व्याख्या देखते हैं। हूण आक्रमण, गुप्त वंश का पतन 5वीं-6वीं शताब्दी में हूण आक्रमणों के कारण हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को कुछ समय तक रोका, लेकिन उसके बाद साम्राज्य कमजोर हो गया, यानी कि बाद में हूण आक्रमण सफल हो गया। तो इस तरीके से 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम 21 से 40 प्रश्न फिर बनाएंगे, क्योंकि इसमें गुप्त साम्राज्य से संबंधित 100 प्रश्न हमने छाट के रखे हैं। तो एक वीडियो में 100 प्रश्न अगर डाल देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, बोर होने लगते हैं, फिर हट जाते हैं। तो इसलिए हमने 100 प्रश्न जो हैं छटे हुए, उनको 20-20 प्रश्न का सेट बनाकर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, ताकि आप लोग 20-20 प्रश्न देखेंगे तो बोर नहीं होंगे और याद भी रहेगा आसानी से। तो अगला पार्ट 2 वीडियो हमारा जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, जिसमें 21 से 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम और सुधार कर सकें। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और UP SSC पेट के एग्ज़ाम में एक बड़ा सा स्कोर, अच्छा सा स्कोर हासिल करें।